हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि मुस्लिम मैरिज एक्ट से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, मुस्लिम मैरिज एक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डील करेंगे जो कि आपके बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है। साथियों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट का वन लाइनर भी सेशन अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील करके रखा है। अगर आपने उसको नहीं वॉच किया है तो साथियों आप उसको वॉच करिएगा, आपको यहाँ से भी रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए मिलेंगे। साथियों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम एनालिसिस करेंगे वो मुस्लिम मैरिज एक्ट से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि किस किस एग्जामिनेशन में कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इस्लामिक विधि कहती है, जो इस्लामिक विधि होता है, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, ये साथियों क्या कहता है? ये कहता है इस्लामिक विधि कहती है, ये किसको मानती है? तो साथियों ये शरिया को मानती है। किसको मानती है? किसके क्या कहलाती है? तो ये शरीयत विधि कहलाती है। शरिया के ऊपर ये लागू होती है। सिर्फ ये शरिया पे ही लागू नहीं होती है, मीन्स की ओरिजिनली अगर कहा जाए तो मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत हमारा कुरान आता है, सुन्नत या हदीस आता है, इजमा आता है और कियास आता है। और ये ओरिजिनली डिपेंड करता है कि ये शरिया लॉ के ऊपर बेस्ड रहता है। तो आपने इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है पैगंबर मोहम्मद हैं। अब पैगंबर मोहम्मद क्या थे साथियों? तो पैगंबर मोहम्मद क्या थे? तो खुदा के पहले पैगंबर ये माने जाते थे, मीन्स कि खुदा के पहले ये पैगंबर माने जाते थे, पैगंबर मोहम्मद। और आप देख सकते हैं कि यूपीएचएसएस 2018 के एग्जामिनेशन में पहले से ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास इतने ऑप्शन दिए गए हैं, अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो साथियों सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है भेंट लेने देने में कब्जे का परिधान आवश्यक है, जबकि वसीयत में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये बात सही कह रहा है। लेकिन यहाँ पे बी वाले में कह रहा है मूसा का सिद्धांत वसीयत के वयन की स्थिति में लागू है। ये वाला यहाँ पे क्या कर रहा है? ये वाला गलत कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा है भेंट के लिए दानी का अधिकार निर्वाधित है, किंतु वसीयत करने का अधिकार दो रूपों में सीमित है। ये भी बात सही कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है भेंट देने के पूर्व हो जाने के बाद इसे न्यायालय के औपचारिक डिक्री के बाद की प्रतिसंहरण किया जा सकता है। वसीयत करने के बाद इसे किसी समय प्रतिसंहरित किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2019 के एग्जामिनेशन के में पूछा भी ये क्वेश्चन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इस्लाम में कितने संप्रदाय होते हैं? तो साथियों इस्लाम में 3 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, ये आपको जान करके रखना है। इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कुरान के बारे में क्या सही है। अब कुरान के बारे में किस बात को सही माना गया है? तो ई वाला उपरोक्त सभी कुरान के बारे में यहाँ पे सही माना गया है। कह रहा है उत्पत्ति अरबी शब्द कुर्रा से हुआ है। इसकी जो कुरान की उत्पत्ति होती है, ये अरबी एक शब्द है जिसका उत्पत्ति कुर्रा से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ा जाना अथवा जो पढ़ा जाना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको यहाँ पे पता चल गया कि पढ़ा जाना या जो पढ़ा जाना चाहिए। सेकंड में कह रहा है इसकी उत्पत्ति दैवी है। ये जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है किसकी? कुरान की। ये क्या होती है? ये दैवीय उत्पत्ति इसको माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान मुस्लिम समाज का अविभाज्य कुरान में निहित धार्मिक शिक्षाओं के फलस्वरूप हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है पूरे कुरान में 62-37 आयातें हैं और 14 अध्यायों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया। तो ये सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपको बाय द टाइमिंग पता चलता गया, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट कह रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब कहाँ पर अपना चिंतन मनन करते थे? तो ये कहाँ पे अपना चिंतन मनन करते थे? तो हीरा की पहाड़ियों पर एक निर्जन गुफा के अंतर्गत ये क्या करते थे? अपना चिंतन और मनन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अबू बकर के बारे में क्या सही है। अब अबू बकर कौन था? अबू बकर के बारे में क्या सही है? तो साथियों अबू बकर के बारे में सारी बातें यहाँ पे सही बताई जा रही हैं। कर मोहम्मद साहब के सबसे छोटे बेटे की पत्नी के पिता थे और वो ससुर के बारे में बात कर रहा है। चुनाव द्वारा ये प्रथम खलीफा चुने गए थे। 634 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ये सारी की सारी बातें आपको अबू बकर के हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? मुस्लिम कौन है? अब यहाँ पे डायरेक्ट हिट कर रहा है कि मुस्लिम किसको माना जाता है, मुस्लिम कौन होता है? तो उपर्युक्त दोनों के अंतर्गत मुस्लिम होते हैं। ईश्वर की असीम और एकमात्र सत्ता में विश्वास करने वाला को हम लोग मुस्लिम कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को ईश्वर का अंतिम दूत मानने वाले को भी हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ पे भी उसको मुस्लिम की श्रेणी में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, कह रहा है
धर्म और नैतिकता से संबंधित आयातों मक्का में अवतरित हुई, परंतु विधि संबंधी आयातें कहाँ अवतरित हुई? तो साथियों ये कहाँ पे हुई थी? तो मक्का के साथ साथ मदीना में, और ये मदीना में इसकी क्या की गई थी? उत्पत्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या सत्य है? अब पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनके बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पे इसके चारों के चारों पॉइंट यहाँ पे सत्य है। इनका जन्म अरब के रेगिस्तान प्रदेश में हुआ था। अमीर अली के अनुसार इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है इनके जन्म के बारे में बहुमत 571 ईस्वी के बारे में इनका जन्म मक्का में हुआ था। तो जितने भी इनसे रिलेटेड फैक्ट थे उन सभी फैक्ट को यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे शो करने का प्रयास किया गया, और एक एक फैक्ट को यहाँ पे बताने का भी इस वन लाइनर सीरीज़ में और साथ ही साथ इस MCQ में आपको देखने का मौका मिला। कह रहे सुन्नियों के कितने उप संप्रदाय हैं? अगर उप संप्रदाय की हम बात करते हैं साथियों, किसकी बात करते हैं? तो उप संप्रदायों की बात करते हैं। तो कह रहा है कि सुन्नियों के कितने उप संप्रदाय हैं? तो सुन्नियों के 4 उप संप्रदाय हैं, और इसी 4 उप संप्रदायों के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए भी मिल रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, वो ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों क्या कह रहा है कि मुस्लिम विधि शास्त्र के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं। तो जो मुस्लिम विधि शास्त्र के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं वो कौन है? तो वो हनफी साहब हैं। और हनफी ये सभी हैं, हनफी है, मलिकी है, हनबली है, सफ़ी है, ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम विधि शास्त्र के संस्थापक के रूप में, तो संस्थापक के रूप में हनफी साहब को यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है साथियों? तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो बेसिकली इसका ऑप्शन डी ही देगा, क्योंकि उसमें सभी के सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपको क्या दिए जाते हैं? सही ही दिए जाते हैं। कह रहा है इसका ऑप्शन वाला ए वाला करेक्ट होगा। हनफी संप्रदाय के संस्थापक अबू हनीफा थे। बी वाले में कह रहा है मलकी विचारधारा के संस्थापक मलिक इन असनन कामरान थे। नेक्स्ट कह रहा है सफाई विचारधारा के प्रतिपादक असफी थे। तो ये सभी चीज़ों आपको देख करके यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुन्नी विधि की एक शाखा नहीं है? तो किसको सुन्नी विधि की एक शाखा नहीं माना जाता है साथियों? तो जो मुतजिला होता है इसको सुन्नी विधि की शाखा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मुस्लिम विधि के स्रोत। अब कौन कौन से मुस्लिम विधि के स्रोत माने जाते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं मुस्लिम विधि के स्रोत में सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम क्या है साथियों? तो मुस्लिम विधि के स्रोत में सर्वोत्तम कुरान है। और ये बिहार जे 2020 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, क्योंकि कभी भी देखते हैं तो कुरान को पवित्र ग्रंथ के रूप में क्या करते हैं? मुस्लिम के एक्ट माना जाता है। मुस्लिम कानून के स्रोत हैं। अब मुस्लिम कानून के स्रोत कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, सबसे पहला आपका कुरान आएगा, फिर आपका इजमा आएगा, फिर आपका कियास आएगा, फिर आपका क्या आएगा? हदीस आएगा। और यही आपका करेक्ट सिनेरियो है, और इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2013 सितंबर के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रेज भी किया गया था। क्या कह रहा है? कियास का तात्पर्य है। अब कियास का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अनुमान लगाना, किसी चीज़ का कियास लगाना, उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कियास का क्या तात्पर्य है। अब कियास का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कियास का तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एक प्रतिमान से किसी दूसरे वस्तु की समानता या मापन करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कियास के अंतर्गत श्रेणी में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुस्लिम विधि का प्रशासनिक स्रोत नहीं है? जो मुस्लिम विधि का प्रशासनिक स्रोत किसको नहीं माना जाता है? उर्फ या तामुल को मुस्लिम विधि में प्रशासनिक स्रोत के अंतर्गत नहीं माना जाता है। आपको पता है कुरान को माना जाता है, इजमा को माना जाता है और कियास को माना जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार से इसको नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत किसको नहीं माना जाता है? तो जो तकलीद होता है इसको प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है। कियास होता है, कुरान होता है, सुन्नत होता है, हदीस होता है, लेकिन इसको स्रोत के अंतर्गत नहीं माना जाता है। और आप देख भी सकते हैं ये UGC 2019 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों आप क्वेश्चन के वेटेज को देखिए कि कहाँ कहाँ आपके एग्जामिनेशन में किस किस एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर उन क्वेश्चन को आप एनालिसिस करना सीख गए तो मान के चलिए आप आधा काम आसान कर लिए अपना। कह रहा है किसका कथन है कि हिंदू तथा मुस्लिम विधि धर्म से इतनी घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है कि ये इन सभी धर्मों में
आसानी के साथ पृथक नहीं की जा सकती है। और ये किसके द्वारा किया गया? न्यायमूर्ति महमूद साहब के द्वारा, गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह के वाद के अंतर्गत ये कहा गया था। और जस्टिस महमूद साहब के द्वारा कहा गया है कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है वो एक सेक्रामेंट ना होकर के क्या है, वो साथियों एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। और ये बात कौन कर रहा है? तो जस्टिस महमूद साहब के द्वारा ही ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में करा कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि की किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये किसकी विचारधारा पर आधारित है साथियों? तो मल की विचारधारा के ऊपर ये आधारित है। और ये उत्तराखंड जे 2006, 2008 और 2013 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आपका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि पारिवारिक न्यायालय की अधिकारिता निम्नलिखित में से किस समुदाय पर लागू होती है? तो किस समुदाय पर लागू होती है साथियों? तो उक्त सभी के ऊपर ये लागू होता है। केवल लिंगायत पर, केवल मुस्लिम पर, केवल बुद्धिस्टों पर ये लागू होता है। तो सभी के ऊपर ये क्या होता है? लागू होता है। और ये उत्तराखंड जे का आपका क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मुस्लिम विधि निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है? तो किसके ऊपर लागू नहीं होती है? कृषि भूमि का उत्तराधिकार के ऊपर ये मुस्लिम विधि लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की बात कर रहा है। और ये यूपीएससी 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। शरीयत एक्ट पारित किया गया था। तो कब शरीयत एक्ट पारित किया गया था साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर बी है। भारत के केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा शरीयत एक्ट को क्या किया गया था? शरीयत एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को ऑब्जर्व करते हैं। शरीयत एक्ट 1937 कि किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी मुस्लिम द्वारा स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी जाती है कि धारा 2 उल्लिखित 10 विषयों के अतिरिक्त दत्तक ग्रहण, वसीयत एवं स्थिक के मामले में भी वह मुस्लिम विधि द्वारा प्रशासित होना चाहता है, तो अदालतें उस व्यक्ति के दत्तक ग्रहण, वसीयत एवं रिक्त में भी मुस्लिम विधि लागू कर सकता है। अब ये कहाँ कहा जा सकता है? अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पर देखिए, इसके ऑप्शंस को देखिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। धारा नंबर 3 के अंतर्गत कहा जा सकता है। और ये उत्तराखंड जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के अंतर्गत है निम्न कौन सा मामला वैयक्तिक नहीं है? कौन सा मामला यहाँ पे वैयक्तिक नहीं है? तो पूर्व क्रियाधार का अधिकार जो होता है यहाँ पे वैयक्तिक नहीं है, और इसी को सूफा का अधिकार भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मुस्लिम विधि में व्यवस्था की क्या उम्र है? तो साथियों यहाँ पे वयस्कता की क्या उम्र है? तो यहाँ पे वयस्कता का जो उम्र माना गया है ये 15 साल यहाँ पे वयस्कता का उम्र माना गया है। किसके अंतर्गत? तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा की मान्य शाखा नहीं है? तो किसको मान्य शाखा नहीं माना जाता है साथियों? तो इतना असारिया जो स्कूल है इसको मान्य शाखा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। और आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड जे 2019 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेज भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कर मूसा के सिद्धांत की परिवर्तनीयता में क्या सत्य है? अब क्या यहाँ पे सत्य बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। सिद्धांत के उल्लंघन में किया गया दान अधिनियमित होता है। क्या होता है साथियों? तो अनियमित यहाँ पे दान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। मूसा सिद्धांत के अपवाद है। जो मूसा का सिद्धांत है इसका क्या अपवाद है साथियों? तो मूसा के सिद्धांत का अपवाद को अगर हम देखते हैं तो उपरोक्त सभी के सभी मूसा के सिद्धांत के अपवाद हैं। कह रहा है पहला में किसी उत्तराधिकारी को मूसा का दान कहा जाता है। जमींदारों के किसी हिस्से के दान को मूसा का दान कहा जाता है। नेक्स्ट करा किसी भी भू कंपनी के शेयर का दान मूसा सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत आता है। व्यवसायी नगर में स्थित किसी उन्मुक्त संपत्ति अंश का दान मूसा के सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत आता है। तो ये सभी कहाँ आता है साथियों? तो ये सभी के सभी मूसा के सिद्धांत के दान के अंतर्गत ही फॉल करता है। और आपको यहाँ पे ये देखने के लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको कहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कर रहा है मुस्लिम विवाह के बारे में हम बात करते हैं। मीन्स की निकाह से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होगा। कह रहा है मुस्लिम विधि में तरमीजी के अनुसार विवाह का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है साथियों? तो उपरोक्त सभी काम वासना का नियमन, वंश वृद्धि और गृहस्थ जीवन का नियमन, इन तीनों के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है मुस्लिम विधि के किस शाखा के अंतर्गत बलपूर्वक या जबरदस्ती किया गया विवाह शून्य होता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर बी होगा। केवल सिया विधि के अंतर्गत इस प्रकार का विवाह क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम विवाह में
मुस्लिम विवाह के कौन आवश्यक तत्व नहीं है। अब किसको आवश्यक तत्व नहीं माना गया है, किसके अंतर्गत, मुस्लिम विवाह के अंतर्गत। जो लिखत होता है, लिखत को हम लोग मुस्लिम विवाह के अंतर्गत आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम विधि के एक अवज्ञाकारी पत्नी के विरुद्ध पति को क्या उपचार प्राप्त है। तो अवज्ञाकारी पत्नी के विरुद्ध पति को क्या उपचार प्राप्त है साथियों। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी मार्क किया जाएगा और उपरोक्त सभी अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। ए वाले में कह रहा है विवाह विच्छेद का अधिकार पुरुष को प्राप्त है। बी कह रहा है भरण पोषण देने से इनकार का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए सिविल वाद लाने का भी अधिकार यहाँ पे क्या है, उसको प्राप्त किया गया है। किसके विरुद्ध, तो पति के विरुद्ध पत्नी के विरुद्ध पति को ये उपचार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। सिया विधि के अनुसार विवाह के समय कितने साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। तो साथियों कोई साक्षियों की उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में यहाँ पे कोई भी बताया नहीं गया है। नेक्स्ट कर रहा है मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति विवाह करने के लिए सक्षम है। कब सक्षम है साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। यौनागमन की अवस्था प्राप्त कर लिया हो, पहला करा, फिर मुस्लिम हो, तीसरा करा स्वस्थ चित्त हो। तो ये तीनों के तीनों कंडीशंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में करें सुन्नी विधि में विवाह के प्रकार हैं। तो सुन्नी विधि में विवाह के प्रकार कौन से हैं। तो साथियों उपरोक्त सभी इसके प्रकार माने जाते हैं। शून्य विवाह इसके प्रकार माने जाते हैं। अनियमित या फासिद विवाह इसके प्रकार है। मान्य या सही जो विवाह होता है ये भी इसके प्रकार के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है कि सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है। तो सुन्नी विधि किस प्रकार की मान्यता नहीं देती है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, मूता और अस्थायी विवाह को किसी भी प्रकार से सुन्नी विवाह मान्यता नहीं देती है। और ये बिहार जे 2020 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी अवयस्क को वैवाहिक अनुबंध में लेने का अधिकार क्रमशः किसको होता है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पहला पिता को होता है, फिर इसके बाद से दादा को होता है, फिर उसके बाद से भ्राता को होता है, फिर उसके बाद से माता को होता है। और यही क्रम इसका क्या माना जाता है, यही क्रम इसका सही माना जाता है। और इसी तरह से क्रम वाइज में भी आपको दे सकता है। और ये UGC 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की। कानून की शब्दावली में निकाह से एक संविदा का बोध होता है जो संतान उत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। मुस्लिम की यह परिभाषा दी है। तो किसने ये परिभाषा दिया है साथियों। तो हिदायत की ये परिभाषा के अंतर्गत इसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। इस्लामी विधि में यह कथन किसका है। इस्लामी विधि के अंतर्गत ये कथन किसके द्वारा किया गया। तो ये कथन जो है अब्दुल रहीम साहब के द्वारा कहा गया है। और UGC 2013 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आपको पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हेदाया के अनुसार विवाह के लिए यौनावस्था की आयु निर्धारित है। तो यहाँ पे कितनी यौनावस्था के लिए निर्धारित की गई है। तो लड़के के लिए 12 वर्ष और लड़की के लिए 9 वर्ष किया गया था। किसके द्वारा। तो हेदाया के अनुसार, ये हेदाया है और हेदाया के अनुसार अगर क्वेश्चन में पूछता है तो बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 को हम ऑब्जर्व करते हैं। और सत्ता के संदर्भ में वर्तमान विधि का कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा है। अगर औरसता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 के अंतर्गत उपधारणा की जाती है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, धारा 112 के अंतर्गत हम प्रिजम्पशन लेते हैं और उसी प्रिजम्पशंस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में और अपने बड़े भाई की विधवा वो से विवाह करता है। यह विवाह क्या होगा साथियों। तो यह विवाह यहाँ पे क्या माना जाएगा। तो यह विवाह यहाँ पे शून्य माना जाएगा। और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि UGC नेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार धात्रेय संबंधों के बीच विवाह होगा। जो धात्रेय संबंधों के बीच अगर विवाह होता है तो इस विवाह को क्या माना जाता है साथियों। तो धात्रेय संबंध के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाह होता है तो उस विवाह को हम लोग शून्य विवाह की कैटेगरी में रखते हैं। और ये UGC नेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह केवल दाम्पत्य द्वारा लैंगिक आनंद प्राप्ति के लिए नहीं है, यह एक इबादत का कार्य है। और ये बात किसके द्वारा कहा गया है। और ये बात जो है ये सही बात कहा जा रहा है। UGC 2013 का आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि मुस्लिमों में विवाह
शुद्ध रूप से एक संविदा है, शुद्ध रूप से ये संविदा है। और ये बात कौन कह रहा है? तो साथियों मैंने आपको बता दिया है कि जस्टिस महमूद साहब के द्वारा ये बात कहा गया है कि जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो भी विवाह होता है उस विवाह को हम क्या मानते हैं? उस विवाह को हम लोग संविदा मानते हैं, वो कुछ सैक्रामेंट नहीं मानते हैं। मुस्लिम विवाह विधि विवाह शुद्ध रूप से संविदा है, यह संस्कार नहीं है, यह परिभाषा दिया है। तो यह परिभाषा किसने दिया है? तो न्यायमूर्ति महमूद ने अब्दुल कादिर बनाम सलेमा के मामले के अंतर्गत ये बात किसने कहा है? तो जस्टिस महमूद साहब के द्वारा कहा गया। और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये बात किसके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस वाद में यह कहा गया है कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला होगा। अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इकबाल हुसैन के द्वारा ये बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि विवाह के समय पर काजी की उपस्थिति मुस्लिम कानून के अधीन आवश्यक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। मोहम्मद यूनुस बनाम मल्लुकी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। और यूजीसी 2013 के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम स्त्री जो कि 9 किताबिया से विवाह करती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो ये इस तरह से विवाह जो करती है उसको शून्य माना जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में मुस्लिम विधि के अनुसार वर वधू के बीच विवाह का अनुष्ठान सिर्फ यौन आनंद के लिए नहीं किया जाता है, इबादत का काम है। और ये बात कैसा है? तो आंशिक सत्य और आंशिक मिथ्या के तौर पे ये बात को माना जाता है। और यूजीसी नेट के 2010 के पेपर में इसी को करेक्ट आंसर मार्क किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में, तो मुस्लिमों में निकाह नियमित और अस्थायी रूप का विवाह है। और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। कर ए और बी दोनों सही है। ए और बी जो दोनों हैं यहाँ पे ये सही के सही माने जाते हैं। और यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे रेज भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए, कह रहा है जब एक मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला अपना विवाह विशेष अधिनियम मीन्स की स्पेशल मैरिज एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत करता है तो इन पर मुस्लिम व्यक्तिक विधि क्या होती है? तो इस पर मुस्लिम व्यक्तिक विधि लागू नहीं होती। जाहिर सी बात है, एक विधि के अकॉर्डिंग्स में वो क्या कर रहे हैं? अपने शादी को कर रहे हैं। मीन्स की स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो लोग अपनी शादी को सोलमनाइज्ड कर रहे हैं यहाँ पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे उसके ऊपर मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा, एक ही मैरिज एक्ट लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मुस्लिम अवयस्क पत्नी विवाह के निराकरण का अधिकार कब समाप्त करती है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जब वो यौनारंभ आयु प्राप्त करने से पहले विवाह संदिग्ध हो जाए तभी वो क्या करती है? प्राप्त करती है। और यूजीसी 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इद्दत के दौरान विवाह क्या होता है साथियों? तो इद्दत के दौरान विवाह जो होता है वो फासिद हो जाता है, मीन्स कि उस विवाह को शून्य मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मुस्लिम पत्नी इद्दत के दौरान किसी दूसरे आदमी से विवाह कर लेती है, यह विवाह क्या माना जाएगा? यह विवाह को शून्यकरणीय माना जाएगा। और यूजीसी नेट 2010 के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है और इसमें कह रहा है कि यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो विवाह क्या होगा साथियों? तो विवाह जो होगा वो सही विवाह यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैध मुस्लिम विवाह के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा सी वाला, प्रस्ताव एवं स्वीकृति उसी समय एवं उसी स्थान पर होना चाहिए। मीन्स कि एक ही बैठक में प्रस्ताव भी होना चाहिए और साथ साथ स्वीकृति भी होना चाहिए। वैध विवाह का यही आवश्यक तत्व होता है। और यूपीएचजीएस 2009 और 2012 के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मूता विवाह की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो साथियों जो मूता विवाह की अगर हम न्यूनतम अवधि की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी अवधि नहीं होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ मूता विवाह किया किस लिए जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्सुअल डिज़ायर को, अपने सेक्सुअल फेवर को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ही क्या किया जाता है? मूता विवाह को यहाँ पे किया जाता है। मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, आनंद के लिए मूता विवाह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, मुस्लिम विधि के किस स्कूल में मूता विवाह मान्य है? तो साथियों इतना असारिया स्कूल है और इसी इतना असारिया स्कूल के अंतर्गत मूता विवाह को क्या दिया गया है? मान्यता दिया गया है। और भी किसी मुस्लिम स्कूल के अंतर्गत मूता विवाह को मान्यता नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मूता विवाह निम्नलिखित में से किससे अनुमति है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, सिया शाखा की केवल इतना असारिया स्कूल शाखा से क्या होता है? उसको अनुमति मिली है। और भी किसी स्कूल से किसी भी मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे अनुमति नहीं मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मूता विवाह विघटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि तलाक के कारण उसको विघटित किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो खुद क्या होता है, अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ बस मैं इतने दिन के लिए ही, आनंद के लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ, तो उसमें किस प्रकार का तलाक किया जा सकता है, कोई तलाक की गुंजाइश नहीं होती है। और आप देख सकते हैं यूजीसी 2013 के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी रहा है। तो साथियों यहाँ तक आप लोगों ने पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना करके ले करके आया हूँ आपके सामने, जो भी PDF हो सकता था। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एज यूजुअल ये PDF भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँ तो आपको क्या होगा, आसानी से वो अपडेट आपको मिलता रहे। साथियों इस सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ ही दूसरा सेशन भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन अब करीब ही आ गया है। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नया चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ लिया है सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, उसी का रिवीजन करिए और वही आपके लिए अपना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।